नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DC 247 में। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख आयोगों की। कौन कौन से आयोग हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो कि भारतीय शासन प्रणाली को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग की। यह क्यों आया, इसकी उपयोगिता क्या है, भूमिका क्या है इसकी, इससे संबंधित अनुच्छेद, विकास क्रम और संरचना एवं सेवा शर्तों के बारे में बात करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग, इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन इसका गठन हुआ उसी दिन को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की बारे में हमें संपूर्ण जानकारी भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक मिलता है ना। यह आयोग भारत के संबंध में बात करें तो इसकी भूमिका यह है कि भारत के जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो अन्य चुनाव होते हैं जो कि केंद्रीय स्तर के होते हैं, वह संपूर्ण चुनाव का दायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। जितने भी चुनाव होते हैं राज्य के निकाय चुनाव को छोड़कर, उसके अतिरिक्त जो भी चुनाव होते हैं उनके कार्यों का दायित्व कौन निर्वहन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। यह एक अखिल भारतीय संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। अखिल भारतीय मतलब संपूर्ण भारत के लिए एक, संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में वर्णन है, अर्ध न्यायिक मतलब जिसके पास न्यायिक शक्ति है परंतु वह न्यायालय नहीं है, तो वो अर्ध न्यायिक कहलाएगा। अभी तक भारत में जितने भी चुनाव होते आ रहे हैं उनका प्रयोजन इसी के माध्यम से होता है, उनका कार्य निर्धारण इसी के माध्यम से होता है। जितना भी कार्य होता है निर्वाचन से संबंधित वह आयोग के माध्यम से ही होता है। आयोग से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 324 में ये कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, अर्थात निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में संपूर्ण जानकारी। निर्वाचन आयोग के संबंध में हम बात करें तो इनका अधीक्षण, इनका निर्देशन और नियंत्रण भी चुनाव आयोग के तहत होगा। यह कहा गया है अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 325 की बात करें तो निर्वाचक नामावली में जो वोटर लिस्ट होती है उसमें आपका नाम किन आधारों पर जोड़ा जाएगा, इस पर बात की जाएगी कि किन किन नियमों के तहत आपको वहां सम्मिलित किया जा सकता है। आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए जिससे कि आप बता सके कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं इतनी आयु पूर्ण कर चुका, या जो भी इसने कंडीशन बनी हो, अप्लाई की गई हो, उसके तहत आप उसके लिए पात्र हैं कि नहीं, इसके बारे में अनुच्छेद 325 से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 326 की बात करें तो वयस्क मताधिकार की बात की गई है। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होना, मतलब कि भारत में वयस्कता की आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष, है ना। तो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग वयस्क माने जाते हैं। वही लोग इस नामावली में सम्मिलित होते हैं और वही लोग मिलकर हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, हमारे देश में निर्वाचन में भाग लेते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं जो हमारे लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 327 की, तो अनुच्छेद 327 के तहत केंद्र सरकार यानी संसद, कुल मिलाकर संसद को शक्ति दी गई है कि वह जितने भी निर्वाचन के संबंध में कोई नियम है वह उन्हें बनाने के लिए स्वतंत्र है, जो कि केंद्र स्तरीय के होंगे, है ना। इसके बाद बात करें 328 के, तो राज्य विधानमंडल के अतिरिक्त या राज्य विधानमंडल में जितने भी नियम हैं वो कौन बनाएगा? वहां का राज्य बनाएगा। उस विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि अगर आपके राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो आप वहां पर कुछ नियम बना सके, बशर्ते कि ये ओवरलैप ना हो, है ना। मतलब कि निर्वाचन जो केंद्र या संसद द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस पर यह कटाक्ष ना कर रहा हो। इसके बाद बात करते हैं हम 329 की, तो निर्वाचन के संबंध में देखो ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। हमने जैसा कि पहले बात की कि यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, अतः इसको विधि लागू करने की परमिशन है परंतु न्यायालय नहीं होता है कुल मिलाकर। तो इसमें न्यायालय की कुछ शक्तियां इसको दी गई है, अतः इसे न्यायिक हस्तक्षेप से दूर रखा गया है। इसमें निर्वाचन आयोग के कार्य, उसकी गतिविधि, उसके संचालन में जो न्यायालय है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बात करते हैं इसके विकास क्रम की कि कैसे कैसे आज हम जो इसको देख रहे हैं वर्तमान में, क्या ये अपने जब इसका निर्माण किया गया था, जब इसका गठन किया गया था, तो क्या तब भी वो इसी रूप में था या इसमें कुछ परिवर्तन था।
तो बात करें तो 1950 में जब इसका गठन किया गया था, तब से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक यह सिर्फ एक सदस्यीय संस्थान था, अर्थात कि इसका जो कर्ता-धर्ता था, प्रमुख था, वो एक था, है ना। उसके लिए तो कोई सहयोगी था। उसके सहयोग के लिए देखिए हम जानते हैं कि बहुत निर्वाचन आयोग अपने कार्यों के सहयोग के लिए केंद्र सरकार के पदाधिकारियों से सहायता लेता है। साथ में अगर किसी राज्य में चुनाव है तो उस राज्य के जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ के अधिकारियों की वो सहायता ले सकता है। 16 अक्टूबर 1989 की बात करें तो इस दिन हमारे जो निर्वाचन आयोग है इसको 2 अन्य सदस्य और प्रदान कर दिए गए, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता करेंगे। क्यों कर दिया गया? देखिए, भारत में लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था और अभी भी बढ़ रहा है। तो जनसंख्या के दबाव के कारण जो निर्वाचन का कार्य है वो बाधित ना हो, इसलिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई, ताकि निर्वाचन आयोग के भार को थोड़ा कम किया जा सके और अन्य निर्वाचन आयुक्त उसके कार्य को संभाल सके, उसे नीति निर्धारण में सहयोग दे सकें। तो इसके बाद देखते हैं 1990 में, पुनः देखिए 1990 का ये दशक है जब हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियां रहती हैं, वो सरकार बनाने के लिए उत्सुक होती हैं। बहरहाल हम बात करें तो 1990 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को जिन्हें सृजित किया गया था, जिन्हें स्थापित किया गया, उन्हें हटा दिया गया और पुनः निर्वाचन आयोग को 1 सदस्य कर दिया गया। परंतु देखिए, जब हम कुछ बदलाव करते हैं तो उससे हमें कुछ प्रॉफिट तो कुछ लॉस होता है, कुछ ना कुछ हमें मिलता ही है। तो यहाँ भी हमें कुछ मिला। हमने देखा कि जो निर्वाचन है वो बहुत ही सुगमता से हो सका, है ना। जब एक निर्वाचन आयुक्त है वो संपूर्ण भारत में निर्वाचन करवा रहा होता है तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या लाजमी है, लेकिन जब ये अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त आए तो इससे क्या हुआ, चुनाव आसानी से संपन्न किया जाने लगा। तो उसकी उपयोगिता को देखते हुए 1993 में पुनः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई, जिससे पुनः ये 3 सदस्यीय आयोग बन गया, 3 सदस्यीय निकाय बन गया, जो कि आज भी वर्तमान में उसी रूप में है जो कि 1993 में स्थापित किया गया था। इसकी संरचना की बात करें तो यह आपने जैसे अभी बात की हमने कि ये इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ 3 सदस्यीय हो गया, अर्थात ये 3 सदस्यीय संस्थान बन गया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तो ये अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। जब 3 लोग हो जाते हैं, 5 लोग हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि उसमें किसकी बात की प्रधानता होगी। तो यहाँ पर किसकी बात की प्रधानता होगी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो अध्यक्ष के रूप में वहाँ काम करेगा, वहाँ लीडर के रूप में काम करेगा, उसके द्वारा जो नीति निर्धारण फाइनल की जाएगी। लेकिन जो अन्य आयुक्त हैं उनकी शक्तियां भी कम नहीं की गई, उनकी शक्तियों को भी बराबर रखा गया है ना। चाहे वेतन भत्ते, सेवा शर्तें कुछ भी हो, सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं। तो जो ये अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अगर कोई डिब्यूट होता है, किसी भी बात को लेकर इनमें सामंजस्य नहीं बन पाता है, तो इसका निर्णय ये बहुमत के आधार पर करते हैं। 3 लोग हैं, जिस बात के लिए 2 पक्ष सहमत, 2 लोग सहमत होंगे वही बात मान ली जाएगी। अर्थात जो इसके अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद होते हैं वो भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, क्योंकि वो भी निर्वाचन में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका निर्वहन करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेवा शर्तों की बात करें तो सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन इसमें एक परंतु है कि सेवा शर्तों के लिए संसद नियम बना सकती है, और संसद ने नियम बनाया। कब बनाया? संसद ने निर्वाचन आयोग सेवा शर्तें अधिनियम 1991 पारित किया। इसके तहत उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया कि इनके नियम क्या होंगे, किस नियम के अनुसार इनकी भर्ती होगी, किन नियमों के हिसाब से इन्हें हटाया जाएगा, इन सब की बातें यहाँ पर की गई। इनकी पदावधि की बात करें तो ये 65 वर्ष या आयु के 65 वर्ष एवं नियुक्ति के 6 वर्ष, जो भी पहले होगा, है ना। अगर आयु आपकी पहले 65 वर्ष हो जाती है तो तब, या फिर अगर आप आयु से पहले ही 6 वर्ष आपका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तब, इन दोनों की स्थिति में आपको वहां से हटाया जाएगा। उसके पूर्व नहीं, आपको वहां पर कार्य करने की अनुमति रहेगी। इसके बाद बात करें इनके वेतन और भत्ते की, तो इनका वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होगा, और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सुविधाएं प्राप्त होती हैं उतनी सुविधाएं निर्वाचन आयुक्तों को भी और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी प्राप्त होगी। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य, इससे संबंधित प्रमुख समितियां।
निर्वाचन आयोग ने अभी तक क्या क्या सुधार किए हैं और अभी क्या क्या सुधार के लिए आवश्यक है, और निर्वाचन आयोग क्यों अभी तक फेल रहा। बहुत सारे कार्य हम देखने को मिलता है कि निर्वाचन आयोग नहीं कर पाता है, निर्वाचन आयोग को कम शक्तियां दी गई है ना, तो क्यों है, इन सब बातों की हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे चुनाव आयोग के कार्यों की। कार्य 3 तरह से हैं इसके, कुछ कार्यकारी कार्य होंगे जो कि चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, कुछ सलाहकारी कार्य होंगे जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को सलाह देगा कि किन तिथियों कैसा हमको चुनाव करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें उससे अर्धन्यायिक अधिकार भी कुछ प्राप्त है ना, हमने जैसे पहले ही बात की है कि वो एक अर्धन्यायिक संस्थान है। कार्यकारी की बात करें तो निष्पक्ष चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना अर्थात जो चुनाव आयोग होगा वह संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रखेगा, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना कम रहेगी। निष्पक्ष में किसी तरह की घपला नहीं होने वाला, कुल मिलाकर कहा जाए साधारण शब्दों में तो, है ना ही लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। हत्या इन द सेंस कि यहाँ पर कि चीज़ें जो है तो जो हमारे द्वारा जो आचार संहिता लागू की जाएगी, इनका जो न्यायिक कार्य है चुनाव का, उसका पूर्ण रूप से पालन होगा। इसके बाद बात करें तिथियों के निर्धारण की, तो तिथि का निर्धारण पूर्ण रूप से इसके चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किन तिथियों को चुनाव होगा, समय अवधि कितनी रहेगी चुनाव वोटिंग की, है ना, साथ में आचार संहिता कैसे लागू होगी, ये तिथियों का निर्धारण होगा कि किन किन तिथियों पर चुनाव संपन्न कराया जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो कुछ एमपी में कुछ सीटों का एक बार हो जाता है, 2-3 चरणों में होता है, तो यहाँ पर चरणों का भी निर्धारण कर दिया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण चुनाव आयोग नियंत्रणकारी, देखो चुनाव आयोग में 3 लोग हैं, है ना, मुख्य चुनाव आयोग से 2 अन्य चुनाव आयोग। अब पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण इनका स्थापित रहता है, ये अपने नियंत्रण में ही संपूर्ण चुनाव संपन्न करवाते हैं। समन्वय, जो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हैं तो वो किनसे उन्हें प्राप्त होते हैं, राज्य सरकारों से, राज्य सरकारों से एवं केंद्र सरकारों से इन्हें अधिकारी प्राप्त होते हैं जो निष्पक्ष चुनाव कर सके। तो इनके बीच आपसी समन्वय स्थापित करने का कार्य किसका रहता है, चुनाव आयोग का रहता है। साथ में दलों का पंजीकरण एवं उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटन करना, जो भी नए नए राजनीतिक दल आते हैं उनको पंजीकरण, उनको मान्यता देना, राष्ट्रीय पार्टी, राजकीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, है ना, जैसे भी मान्यता है, जो भी उन शर्तों को फिल करते हैं उस हिसाब से उनको पंजीकृत करना और उन्हें चिन्हों का आवंटन प्रदान करना। बात करते हैं सलाहकारी कार्यों में, तो योग्यता के संदर्भ में जो सदस्य होंगे, जो निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य हैं, उन सदस्यों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार बात करें उसका अर्धन्यायिक कार्य, तो अर्धन्यायिक कार्यों के द्वारा दलों के मध्य, जैसे देखिए क्या होता है, कई बार 2 दल आपस में टकराने लगते हैं कि हमारी बातें नहीं मानी जा रही, या किसी भी प्रकार का कि इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है, ऐसे विशेष कई तरह की जो समस्याएं दलों में देखने को हमें मिलती है, तो उनका निपटारा करना, साथ में चुनाव का स्थगन करना। मतलब कई बार ऐसा होता है, कई बार विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से चुनाव को डिले करना पड़ता है, कुछ दिन आगे बढ़ाना पड़ता है ना, तो तिथियों का स्थगन मतलब तिथियों को बदलने का काम भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। साथ में आचार संहिता का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। आचार संहिता, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आचार संहिता शब्द कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये चुनाव आयोग द्वारा दिया गया शब्द है। तो आचार संहिता का निर्धारण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। इसमें यह रहता है कि चुनाव प्रक्रिया में जो चुनाव लड़ने वाले सदस्य हैं उन्हें किन किन नियमों का पालन करना होगा, ठीक है ना, तो इसके माध्यम से उन्हें एक नियम के तहत बांध दिया जाता है कि आप इन नियमों का पालन करेंगे, अगर इन नियमों के खिलाफ आप जाते हैं तो आपके ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, जो कि आयोग की आचार संहिता में वर्णित होगी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कुछ समितियों की। ये समितियां चुनाव में सुधार करने हेतु बनाई गई थी। समय समय पर हम देखते हैं कि समितियों का गठन किया जाता है, छोटी छोटी समितियों का, जो कि किसी विषय विशेष संबंध में हमें गुणवत्ता युक्त मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो तारकुंडे समिति थी। इस समिति ने क्या कहा कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए, और साथ में उन्होंने कहा कि 21 वर्ष से घटाकर, हमारे जब शुरुआती बात करें 1952 की, तो जब चुनाव हुए थे तो हमारे यहाँ निर्वाचन की वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जो कि अब 18 कर दी गई है। कब की गई? 61वें संविधान संशोधन के तहत।
दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें तो दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि फोटो युक्त पहचान पत्र लागू किया जाए, जिससे कि जो मतदाता है उसकी पहचान हो एवं जाली मतपत्र ना पढ़ सकें। फिर संथानम समिति, बोहरा समिति, JS वर्मा समिति और तनखा समिति, ये समितियां आई जिन्होंने चुनाव के क्षेत्र में किस तरह से निष्पक्षतापूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए और किस तरह लोगों को सहभागिता अधिक से अधिक यहाँ पर दर्ज की जाए, इसके लिए नियम और मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके बाद बात करते हैं चुनाव आयोग के सुधार हेतु उठाए गए आयोग द्वारा क्या क्या इसमें पहल की गई है जिससे कि चुनाव को आसान किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे हम देखते हैं कि पहले मतपत्रों से चुनाव होता था, अब EVM से होने लगा है। EVM में धांधली की बातें सामने आई तो VVPAT आ गया। इसके अतिरिक्त देखिए और भी नियम बनाए गए सुधार के तहत कि जैसे कि चुनाव आयोग के संबंध में बहुत सारे नियम बनाए गए। इसमें कि संविधान के तहत ही जैसे कि आयु को कम कर देना, फोटो युक्त पहचान पत्र कर देना, ऑनलाइन साइट जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके, है ना। बहुत सारे न्यूज चैनल क्या होंगे, भ्रामक जानकारियां देंगे, लेकिन जो आयोग की साइट में आएगा ना वो आपके लिए मान्य होना चाहिए, वो सर्व सही ही देगा क्योंकि आयोग दे रहा है। इसके अतिरिक्त और भी बात करें दोस्तों तो पूर्ण रूप से, है ना, किस तरह लोगों को पिंक बूथ कार्यक्रम अभी 2018 में ये पिंक बूथ कार्यक्रम भी शुरू किया गया 18 में। इसमें क्या था, पिंक बूथ के सुधार ही था चुनाव आयोग का, जिससे कि महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके चुनाव में। ठीक है, तो इस पिंक बूथ कार्यक्रम के द्वारा मतदान केंद्र जो था वो पूर्ण रूप से गुलाबी रंग में पोता गया और उसमें जो कर्मचारी और अधिकारी रहेंगे वो भी महिलाएं रहेंगे और गुलाबी ड्रेस में ही, है ना। इससे क्या होगा, महिलाएं प्रोत्साहित होंगी और चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। फिर आयोग के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो आजकल आयोग स्वतंत्र, किसी भी आयोग में देखिए हमेशा से ये लगता है पक्षपात का अनुपात कि जिसकी सरकार होती है उसी के अनुरूप चुनाव आयोग कार्य करता है। तो इसके तहत आजकल देखते हैं हम बहुत सारे अपराधी चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव का अपराधीकरण और अपराधियों का चुनावीकरण ये सब देखने को मिलता है। साथ में ही राज्यों में जैसे चुनाव होते हैं तो राज्य सरकारें जो कि पूर्ववर्ती रहती हैं उनका भी दखल बड़ा रहता है। आचार संहिता के संबंध में वो नियम तो बना दिए, परंतु अगर नियम कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कोई वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही का उनके पास अधिकार नहीं है। उनको छूट होनी चाहिए कि उनकी सदस्यता रद्द कर दे, उनकी पार्टी का पंजीयन ही निरस्त कर दे, है ना। ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये इसके अलावा कार्यपालिका का भी बहुत दबाव रहता है ना। तो कुल मिला के इनके पास चुनौतियां भी हैं जिन्हें दूर करने के लिए आयोग अभी समितियां गठित होती रहती हैं और उन चुनौतियों के समाधान के लिए भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा चुनाव आयोग कंप्लीट होता है। अगला आयोग रहेगा राज्य चुनाव आयोग।